अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी रात को आना बाकी है। याद रहे कि एफएटीएफ के 27 पॉइंट्स में से 26 जो शराइत हैं ये पहले ही पूरी हो चुकी थी। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ये एडमिट कर चुका है कि ये भारत की कारस्तानियों की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान को उसने ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया। अब मौजूदा हुकूमत के दौर में फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना क्या ये मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि पहले भी हमारे ही दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला था और आज भी हमारी ही हुकूमत में इसमें हमारी ही कामयाबियों की वजह से, हमारी ही कोशिशों की वजह से आज ये नतीजा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, महंगाई है कि सर उठाने का नाम ही नहीं ले रही, सर उठाने दे नहीं रही है। जो पेट्रोल है 234 पे पेट्रोल पहुंच गया है, 260 पे आपका डीजल पहुंच गया है, 210 पे आपका डॉलर पहुंच गया है। आम आदमी का जीना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि हर कोई ये बात करने लगा है कि मौजूदा हुकूमत में अगर ये सकत नहीं थी मईशत को चलाने की, तो जो इमरान खान की हुकूमत थी, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी, तो उनको घर क्यों भेजा गया? ये हर आम आदमी भी ये सवाल उठा रहा है। इवन के पीटीआई भी ये सवाल उठा रही है कि अगर ये मुल्क चला नहीं सकते थे तो हमारी हुकूमत को गलत तरीके से घर क्यों भेजा गया? आईएमएफ से हमें इमदाद मिल नहीं सकी है। जो कतर है, सऊदी अरब है, चाइना है, इन ममालिक से भी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, क्या ये इस बात की यकीन दहानी करवाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपकी जितने भी इकदामात हैं उसके मुताबिक अमल करेंगे, लेकिन आप हमें पैसे दे दीजिए? तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल महंगा होने के बाद, डीजल महंगा होने के बाद, बिजली महंगी होने के बाद, सब्सिडीज को खत्म करने के बाद आईएमएफ से हमें पैसे मिलेंगे? क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये स्टेबलाइज हो जाएगी? इसमें कहीं इस्तेहकाम आएगा, कहीं ब्रेक लगेगी या नहीं? मैं बात करूंगी मुझे साबिक वजीर सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी आपसे कि मुस्लिम लीग नून ये क्रेडिट ले रही है कि भाई हमारा दौरे हुकूमत है, पाकिस्तान फैटफ की जो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल रही है हमारी कोशिशों की वजह से है। मजा का खेज जी। देखें, अगर आपको याद हो तो जब फैटफ बिल पेश किया जा रहा था नेशनल असेंबली में, तो उस वक्त अपोजिशन ने बिल्कुल इसका बायकॉट किया था और उन्होंने साथ ही में अपने 37 पॉइंट्स दिए थे क्विड प्रो को के तौर पे कि हम उनको एक एनआरओ दे दें और वो ये फैटफ का बिल पास करा लेंगे। लेकिन वो क्योंकि हमारी वहां पे मेजॉरिटी थी, हमने पास करा लिया। तो ये तो शुरू से ही इसके मुखालिफ थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकले। और अगर ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो फिर क्रेडिट ले लें कि जो भी जो चीजें हैं उसका तो वो जिम्मेदारी हम पे डालते हैं कि जो महंगाई आज हो रही है, जिस तरह से मुल्क में एक मुआशी बहरान आया हुआ है और जिस तरह से कि आईएमएफ के सामने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुआशी सरेंडर हो गया है, जिसमें कि आईएमएफ का की वर्बैटम बातों पे वर्बैटम अमल हो रहा है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली तो ये पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने इस महंगाई का बोझ उठाना है। और अगर एक ऐसी बेहिस हुकूमत होगी जिसको कि अवाम का ख्याल नहीं हो लेकिन उसको इंटरनेशनल इदारे के सामने लेट जाने का शौक हो, तो फिर इस हालात में तो इस हुकूमत की का रहना बिल्कुल ही नहीं बनता। शिबली साहब, ये लेटना आपको भी पड़ना था, ये सरेंडर आपको भी करना पड़ना था। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमने जो सब्सिडी दी, 10 रुपए जो कम किए हम लोगों ने, ये जून तक के लिए था। अल्टीमेटली आप लोगों को भी ये फैसले करने पड़ने थे। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये आप लोगों के आईएमएफ के साथ किए गए मुआहदे का ही नतीजा है। एक तो उनको भी फैसला करने में देर हुई, आप लोगों ने 10 रुपए कम कर दिए बढ़ाने की बजाय, आईएमएफ की मुआहदे की खिलाफ वर्जी आप लोगों ने की, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है आवाम को। देखिए, हमें तो एक ऐसी सोच थी जिसमें कि हम आवाम पे एक ऐसा बोझ नहीं डालना चाहते थे, बल्कि हम तो आवाम को रिलीफ देना चाहते थे। हम अगर होते तो अगर ऐसी बात थी तो फिर इन्होंने ये जो एक साजिश के जरिए अपने आप को इस हुकूमत में लाए क्यों, जबकि ये इस चीज के अहल नहीं थे कि जो मुश्किल फैसले हैं वो लेने हैं। तो फिर इनको जल्दी क्या थी? ये
छोड़ते कि हम पीटीआई की हुकूमत जो है तो वो बदनाम हो, पीटीआई की हुकूमत को पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़े। तो ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें। फैक्ट ये है कि जो हमारी हुकूमत थी तो हम कभी भी इस तरह का बोझ न डालते, हम उसको स्टेजेस में करते। हमने इस तरह नहीं करना था कि एकदम ही पूरा डोज जो कि एक महीने की दवाई हो एक ही दिन में आप खिला दें। इससे जो है तो सेहत बनती नहीं है, बल्कि इससे जान को भी खतरा हो सकता है। मुबादला आपके पास नहीं है, आपका फिस्कल डेफिसिट इस हद तक पहुंच चुका है, पैसों की आपको जरूरत है, आईएमएफ आपको इसीलिए तो पैसे दे नहीं रहा कि एक आप लोगों ने 10 रुपए जो बढ़ाने थे आप लोगों ने कम कर दिए, आप लोगों ने उनके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, आईएमएफ से आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं, पैसे नहीं मिलेंगे तो सारे मामलात कैसे चलेंगे। आपका ट्रेड डेफिसिट देख लें, फिस्कल डेफिसिट देख लें, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कितने कम है, इंपोर्ट्स पर आप पाबंदी इसीलिए लगाइए कि चीजें कुछ हद तक मैनेज हो सके। डॉलर आप देख लें कहां पहुंच गया है। अगर आप लोग भी होते तो आप लोगों को भी सर, अगर आप लोग भी नहीं करते तो हालात ऐसे ही खराब होते। देखिए नहीं, मैं आपको बता दूं, बात यह है जी कि एक चीज होती है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में और क्रेडिबिलिटी ये बहुत देखी जाती है। जब ये सारा कुछ जब हमने हुकूमत छोड़ी या हमसे ली गई, उस वक्त $178 था। उस वक्त हमारे जो रिजर्व्स थे वो भी ठीक ठाक थे, हमारी रिमिटेंस भी आ रही थी, एक्सपोर्ट्स भी ठीक ठाक चल रही थी, रिकॉर्ड लेवल पे चल रही थी, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो भी अंडर कंट्रोल था। और रहा एक्सचेंज रेट, तो जाहिर है कि जो जो हमारे ये डिप्लीट होते जो कि अभी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक प्रेशर पड़ रहा है। और असल चीज क्या हुई है कि लोगों ने, अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स भी नीचे चली गई हैं, और चाहे वो $400 मिलियन के करीब हों, और इस तरह रेमिटेंसेस है वो भी नीचे चली गई हैं। तो आपका जो मेन करंट अकाउंट को, या जो अभी आपको अपने रिजर्व में से पैसे देने पड़ रहे हैं, इस वजह से आपके जो डिप्लीशन हो रही है आपके फॉरेन रिजर्व की, वो इसलिए बड़ी ड्रामेटिक है। तो मैं रिपीट करता हूं कि देखिए, मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी है कि ये हुकूमत जो आई है, एक तो 2-4 वोटों पे खड़ी हुई है, दूसरी ये है कि जिस तरीके से आई है अवाम को उसकी पजीराई नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया जब हमारी हुकूमत को घर भेजा गया, वो सारा ये शो करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में ये चीजों की बड़ी अहमियत होती है। तो अगर हम होते तो चीजें इतनी खराब ना होती जितनी कि आज इन्होंने, ये तो बड़े तजुर्बाकार थे, ये तो बड़े अहल थे, हम तो बकौल इनके नाहिल थे, तो हमने तो कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन इन्होंने 8 हफ्तों में 10 हफ्तों में मुल्क की इकोनॉमी की वो हालत बना दी है जिसे कि मतलब है कि हमें खुदा ना खास्ता हम तो एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं जिसमें गरीब आदमी तो बिल्कुल उसका तो, या ये मिडिल क्लास गरीब आदमी, आप लोगों ने तगड़ा एहतजाज करना है। तगड़े एहतजाज से मुराद क्या है आप लोगों की? आप लोगों ने जो लोगों को वो उससे मुराद क्या है? तगड़ा एहतजाज क्या होगा? तगड़े एहतजाज से मुराद ये है जी कि हमने एक ऐसे एक तो पहली बात यह है कि हम तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम पुरअमन एहतजाज हमेशा ही करते हैं। और पिछली दफा भी 25 मई को भी हमने पुरअमन एहतजाज किया था। लेकिन ये हुकूमत चूंकि एक फस्ताई हुकूमत है, जिस तरह से इन्होंने हमारे पुरअमन लोगों पे अपनी पुलिस गर्दी की, जिस तरीके से फायरिंग हुई, जिस तरह से टीयर गैसिंग हुई, जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, इससे ये शो होता था कि ये कोई हम इंडिया या पैलेस्टाइन के मनाजिर देख रहे हैं। अब की दफा जो है तो हम विल बी मोर प्रिपेयर्ड, नॉट कि हम कोई मुकाबला करेंगे। हमारी जो बुनियादी जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, हमारा ताकत का जो सरचश्मा है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आवाम है। और इस वक्त आवाम हमारी तरफ देख रही है कि जो हमारा वक्त था वो बहुत बेहतर वक्त था, और जिस तरीके से हमें हटा के और इन न सिर्फ नाअहल बल्कि करप्ट लोगों को वापस बिठा दिया गया है, तो आवाम में बड़ा शदीद गम गुस्सा है। तो कब आप कॉल देंगे? इस्लामाबाद आप लोगों ने लोगों को लेकर जाना है, या शहर से दूसरे शहर में हर शहर में एहतजाज करेंगे, सड़कों को ब्लॉक कर लेंगे? तगड़े से मुराद क्या है आप लोगों की कि जैम पैक कर देंगे सारा कुछ, लोग तो घरों से निकल आएंगे? व्हाट नेक्स्ट? क्या स्ट्रैटेजी होगी? इस हुकूमत को कैसे आप इफेक्ट करेंगे? कैसे आप प्रेशर डालेंगे इस हुकूमत पर? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा एक है। वो क्या है कि पाकिस्तान को जिस मुश्किलात का जो शिकार है, वो एक उस ऐसी हुकूमत की वजह है
जिसको कि साजिश के जरिए लाया गया है, और उससे अवाम की सपोर्ट नहीं है, ना उनमें ये अहलियत है, ना उनमें अखलाकी जवाज है। आप मुझे बताएं शाजिया कि एक पार्लियामेंट जिसमें कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो बाहर हो, पंजाब में आपने देखा कि किस तरह से लाहौर में किस तरह से ये जो शहबाज हमजा शरीफ है उसको किस तरह से बिठाया गया, किस तरह पार्लियामेंट में पुलिस कशी की गई, किस तरह से मारा गया, पीटा गया। ये डेमोक्रेसी है, ये मनाजिर हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम, देखिए पाकिस्तान के अवाम बहुत मिच्योर हो चुके हैं। अब ये न 70 की दहाई है, न 90 की दहाई है। अभी जो है तो लोग फैसला इसी पे करते हैं कि वो फैसला करें जिसमें कि एक तो जो करप्ट लोग हैं, जिन पे के मुकदमे हैं, सीरियस करप्शन चार्जेस हैं, और वो आपने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने आते साथ ही अपने आप को FIA को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और साथ ही में 2 बिल ले आए जो कि एक फॉर्मल NRO था, जिसमें कि उन्होंने नैब को भी वो गैर फाल कर दिया, और इसी तरह से उन्होंने जो इलेक्शन के जो वो थे उसको भी उन्होंने वाइप आउट कर दिया, EVM को और ओवरसीज फाउंडेशन को। तो ओवरसीज वोटर्स, एक और चीज मुझे बताएं सर, ये पिछले 2-3 दिनों से साजिश के एक बयानिए को लेकर फौज, एस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ, आप लोगों का जो मौकिफ है उस पर बड़ा खुला वाज़ेह तजाद आ गया है। DGI-SPR वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में तमाम जहां पर सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, किसी ने नहीं कहा साजिश है, कहीं साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। वो बार बार इस चीज की वजाहत दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो अब सियासी मदाखलत है, ये सियासी मामलात जो हैं वो ये सियासतदानों के बीच में रहने दें। भाई नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में जो कुछ हुआ, अगर वो उसकी आके वजाहत दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि साजिश नहीं हुई है, तो अब जब वो आकर वजाहत दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोग यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को कि साजिश हुई है, साजिश हुई है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो हकाइक हैं वो बिल्कुल सामने हैं, और दूसरी बात ये है कि ये सिविलियन गवर्नमेंट को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। DGI-SPR ने जो बातें की हैं वो उनसे किसी ने पूछा नहीं था, या उन्हें किसी ने कहा नहीं था कि आप अपना वर्जन दें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स होते हैं वो मैटर करते हैं। वो मिनट्स, वो पूरा डिसाइफर जो है वो सारा जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी हमने भेजा हुआ है, और मुतल्लिका इदारों को भी हमने भेजा हुआ है। वो एक फैक्ट है, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और पता चल जाएगा कि ये साजिश हुई है कि नहीं हुई है। आपको हालात बता दें कि ये साजिश हुई है, वरना कैसे हो सकता है कि अचानक जो महंगाई का दावा करते थे, जो महंगाई मार्च करते थे बिलावल भुट्टो, आज जो है जो कि इंडिया के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक को एक सकूते कश्मीर का नाम देते थे, किसी तरह से वो आज इंडिया के साथ ट्रेड करने को भी राजी हैं, बावजूद इसके कि जो सर अदम एतमाद आपके आइन का हिस्सा है कि नहीं? अदम एतमाद की तहरीक लाना ये जमहूरी तरीका है कि नहीं? अदम एतमाद लेके आना बिल्कुल है जी, लेकिन ये जमहूरी तरीका नहीं है कि आप सिंध हाउस में 20 मेंबरान को, लोटों को इकट्ठा करके उनको प्रोटेक्शन दें, सिंध से पुलिस बुलाई जाए और आप उनको जो है तो किडनैप कर लें, उनकी रजा के साथ उनको आप एक सेफ हेवन प्रोवाइड करें। टेक्निकली तो जो होती है वो बिल्कुल ठीक है कि अदम एतमाद, लेकिन अदम एतमाद ये नहीं है कि आप किसी पार्टी के लोगों को पैसे देकर उनको जो है तो आप एक जगह पे इकट्ठा कर लें और फिर इस तरह से ये इंजीनियर करें एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो देखे शाजिया, सारे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह से वो बैठे हुए थे, किस तरह से वो सिंध हाउस में बैठे हुए थे, फिर स्कीम को बदला गया, वो भी अलग हो गए, फिर जो हमारे एलाइज थे वो एकदम उनको ख्याल आया कि जी महंगाई हो गई है बड़ी, तो हम हलकों में नहीं जा सकते, तो आज वो हलकों में जा सकते हैं, जाहिर है कि नहीं जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने ये काम किया क्यों? देखिए साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। इन हालात में आपको लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत और इनके जो इत्तेहादी हैं नए इलेक्शंस के मूड में, फौरी इलेक्शंस के मूड में तो नहीं है, वो फैसला ये कर चुके हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इलेक्शन 2023 अगस्त में ही होंगे जब इस हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो तब तक आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? सड़कों पर आने की बातें करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए शाजिया, एक चॉइस तो हमारे पास ये जो कि माजी में होता रहा है, मुक मुका का कल्चर, जिसमें कि हुकूमत जाती है वो फिर अपनी टर्न का इंतजार करती है। बात यह है कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से, जिस नाअहली से ये हुकूमत इस वक्त मुल्क के उमूर चला रही है और बिलखुसूस मुआशी फ्रंट पे जिस तरह के ये मामला चला रहे हैं,
तो अगर इनका तो एक एक दिन होना मुल्क पे भारी पड़ रहा है, अवाम पे भारी पड़ रहा है, ये तो हमें खुदा ना खास्ता एक ऐसे खाई में ले जा रहे हैं जिसमें कि निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। तो ये अवाम की चॉइस होती है, ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है कि उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहना है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो इसके अहल नहीं है। नंबर 1 इखलाकी तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से वो आए, और नंबर 2 कि जब आ भी गए तो उन्होंने मामलात को इस तरह, इस भौने तरीके से वो चला रहे हैं। महंगाई देख लें, बिजली देख लें, पेट्रोल देख लें, सब्जियां देख लें, घी देख लें, चावल ले लें, सारी चीजें जो खुर्द की हैं उसका तो आपने इम्पॉसिबल कर दिया है। और फिर बजट भी बिल्कुल एक भौंडा बजट बनाया है जिसका ना सर है ना पैर है। तो ये जो IMF नहीं कर रही है इसलिए बिकॉज इनके जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये सारे जाली फिगर्स हैं। ये इन्होंने ना हकीकत बताई है और ना इनको पता है कि ये इन्होंने किस तरह से रेवेन्यूज को ज्यादा करना है, किस तरह से टैक्सेशन को ज्यादा करना है, किस तरह अपना करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की कंसोलिडेशन कैसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार नाज़रीन फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब आपका। परवेज रशीद साहब, डॉलर 210 पे, पेट्रोल 234 पर, डीजल 264 पर, सारी सब्सिडीज हुकूमत ने विड्रॉ कर रही हैं। अभी भी IMF के साथ हमारी निगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी हम बीच में लटके हुए हैं कि पता नहीं हमें पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अवाम एक अजीब से तजब्जुब का शिकार है कि आगे क्या होने वाला है। सर, अब साजिश का बयानिया तो एक तरफ रह गया, अब हुकूमत के सर, अवाम के सर पर एक जो तलवार लटकाई जा रही है वो ये है कि क्या हर आने वाला दिन मुश्किल लेकर आएगा, क्या हर आने वाला दिन मुश्किल लेकर आएगा। सर, कहीं एहसास होता है कि हुकूमत लेकर कहीं गलती तो नहीं होगी सर? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग चैलेंजेस कबूल करने वाली जमात है और ये पहली दफा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तीसरा चैलेंज जो है ये कबूल किया था, ये चौथा चैलेंज है जिससे अब हम गुजर रहे हैं। आपको याद होगा कि 90 में जब नवाज शरीफ साहब पहली दफा पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन उन्होंने अपने 3 साल के अरसे में जो इक्तिसादी इस्लाहात की थी, आज पाकिस्तानी कौम उसका फल जो है वो खा रही है। इसी तरीके से दूसरा चैलेंज 97-98 में कबूल किया था, उसमें भी हम सुरखरू हुए थे जब हमारी सरहदों पर एटमी धमाके किए गए और पाकिस्तान को मरूब करने की या मगलूब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहादुरी से उसका जवाब दिया था। और फिर 2013 में तीसरा चैलेंज था, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, इसी तरीके से जैसे आजकल दहशतगर्दी थी, इक्तिसादी बदहाली थी। लेकिन हम 2013 के मुकाबले में 2018 में एक बहुत अच्छा पाकिस्तान, दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान, कराची का सुकून का पाकिस्तान और तरक्की करता हुआ खुशहाल पाकिस्तान, लोड शेडिंग से जीरो लोड शेडिंग का पाकिस्तान छोड़ के गए और जिनके हवाले किया उन्होंने जो हालात पैदा किए। अब मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि जो चैलेंजेस आज दरपेश हैं, जिस तरह हम पहली 3 दफा इन चैलेंजेस से निकले और सुरखरू हुए, अब भी हम इन चैलेंज का मुकाबला करेंगे और इस मुश्किल सूरत हाल सर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं उस वक्त में और आज के वक्त में फर्क है सर। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, वक्त बहुत कम है सर। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं हम कोई 4-5 साल के लिए नहीं आए, हाँ मौजूदा जो मुद्दत है वो हम पूरी करेंगे, जिसका मतलब हुआ सर 1 साल। सर 1 साल में इतने चैलेंजेस को मीट करना इट्स नॉट इजी सर। जितना भी कर सकेंगे उतना तो जरूर करेंगे और इतना जरूर करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को हमसे मायूसी नहीं होगी। और एक बात और आपसे अर्ज कर दूं कि जब पाकिस्तान के अवाम को मौका दिया जाएगा तो अब चूंकि हम चैलेंजेस को कबूल भी करते हैं और उनमें से सुरखरू भी होते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फिर ये मौका हमें ही देंगे। किसी ऐसे नलायक को, किसी ऐसे अहमक आदमी को, किसी ऐसे
काम से नावाकफियत रखने वाले और झूठ बोलने वाले को मौका नहीं मिलेगा। सर इतने कॉन्फिडेंस से ही कैसे कह सकते हैं सर, पेट्रोल जितना हाई पे गया है 234 पर सर, ये नई हुकूमत के दौर में गया है सर। डॉलर इतना ऊपर गया है नई हुकूमत के दौर में गया है सर। महंगाई इतनी हो रही है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है सर। क्या अवाम अवाम को आप कैसे समझाएंगे सर? अवाम टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ती है। अवाम को तो IMF बला क्या है, अवाम को तो इस चीज का भी नहीं पता सर। अवाम को ये पता है कि हुकूमत कौन सी बैठी है, वो हमारे लिए क्या कर रही है सर। आपको नहीं लगता कि इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है आप लोगों को नए इलेक्शन में सर? आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अवाम हमें ही वोट देंगे, किसी अहमद नालायक को नहीं देंगे सर। लेकिन सर अवाम को ये भी तो पता है इस वक्त हुकूमत किसकी और कौन ये इकदाम कर रहा है। जी, अवाम, पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है। पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल मालूम है कि ये कांटों भरी झाड़ियां जिनमें वो उलझे हुए हैं, ये किसने उगाई है। और ये भी उन्हें मालूम है कि इन कांटों भरी झाड़ियों का ताज किसने अपने सर पर रखा है और वो कितना बहादुर है, कितना मेहनती है और माजी उसका कामयाबियों का माजी है। उसने करके दिखाया है, इसलिए हम कहते हैं कि करके दिखाया था और करके दिखाएंगे। सर अभी जो 2000 इस हुकूमत ने देना शुरू किए, इमरान खान के दौर में ये पैसे ज्यादा मिल रहे थे सर। अवाम तो अब उस दौर को याद करिए ना कि 2000 सर 2000 में वैसे बनता क्या है सर? आप आम आदमी अगर महीने का 15-16 हजार, एक मजदूर 20 हजार कमा रहा है सर, उसमें 2000 की एडिशन से सर क्या फर्क पड़ेगा? वो तो वही कहेंगे ना जो इमरान खान एहसास प्रोग्राम के तहत 12-14 हजार हमें देते तो हमें तो वही अच्छे थे सर। उन्होंने 12,000 एक दफा दिया था, ये 2,000 रुपया हर महीने मिलेगा। इस लिहाज से ये 24,000 रुपए बनते हैं साल के। सर ये डू यू थिंक सर इट्स इनफ आजकल की महंगाई के दौर में सर? जो हुकूमत के बस में, इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पे भी मदद की जा रही है। ये भी मदद है जो है इस आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला और भी होगा। आपको मालूम है कि जो भी सूरत हाल है उसमें जो मैक्सिमम किया जा सकता है उससे भी ज्यादा करने की कोशिश की गई है और उससे भी ज्यादा किया जाएगा। सर जब हम आम से पूछते हैं ना कि आप कितने इफेक्ट हुए हैं, तो आगे से यकीन करें वो ये पूछते हैं कि जब आपकी सियासतदानों से टेलीविजन पर बात होती है ना, आप हमारी तरफ से उनसे ये जरूर पूछा करें कि वो लोग कितना इफेक्ट हुए हैं महंगाई से, पेट्रोल से, बिजली से। सर अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं, ये मेरा सवाल नहीं पूरी आवाम का सवाल है कि आप जैसे लोग भी इफेक्ट होते हैं सर इस महंगाई से? पाकिस्तान का हर शहरी जो है इससे मुतासिर हुआ है। इसमें मेरे जैसे लोग और किसी और जैसे लोगों का सवाल नहीं है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी हम सब इससे मुतासिर हुए। और माफ कीजिए, किसकी वजह से मुतासिर हुए पाकिस्तान के अवाम इसको जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम ना जानते तो उनका जो लॉन्ग मार्च था उसमें वो शिरकत करते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अब तो समझ नहीं आता कि महंगाई की बात हम शुरू कहां से करें, क्योंकि हर तरफ हर जगह पे हर चीज पर महंगाई ही महंगाई है, टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। बड़ा सादा सा सवाल सर, ये आवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई किसने हैं? नून लीग ने बिछाई थी उस वक्त जब इनकी हुकूमत थी। पीटीआई ये कहती थी ये हमारे लिए बिछा के गए हैं। अब जब नून लीग हुकूमत में है, पीटीआई ऑपोजिशन में है, वो नून लीग कह रही है ये हमारे लिए बिछा के गए हैं। अवाम को तो ये समझा दे कौन किसके लिए क्या करके गया है। देखिए, मैं कोई सियासी आदमी हूँ नहीं, इसलिए इस किस्म के जो है ना सवालों के जवाब ये सियासी आदमी ही आपको देंगे। या आप रूलिंग पार्टी के किसी को बुला लें या पीटीआई के किसी को बुला लें, मुझसे मेरा व्यू सर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये तो बता सकते हैं ना सर, महंगाई किसके दौर में किसके इकदाम की वजह से आज हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं सर, ये तो बता दें। महंगाई तो बहुत सारे इसके वजूहात हैं।
एक तो आलमी मंडी में भी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं और हम उसके इंपोर्टर हैं, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा बिकेगा पाकिस्तान में। लेकिन ये तो एक फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर है, सारी दुनिया में सारी दुनिया की मईशत इससे गुजर रही है। लेकिन हम एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से गुजरे हैं, और वो था एक रज़ा बाकर इफ़ेक्ट, और दूसरा अभी छोटा रज़ा बाकर जो इस वक्त मौजूद है, रज़ा बाकर जूनियर, ये उसका इफ़ेक्ट है। जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हमारा नीचे गया है, ये किसी दुनिया के किसी और मईशत में ये इस तरीके से एक्सचेंज रेट पर नीचे नहीं गया है। तो एक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरा रज़ा बाकर जूनियर रज़ा बाकर इफ़ेक्ट जो है वो हमारे यहाँ चल रहा है। आप खुद देखें कि पिछली जब हुकूमत गई तो 178 रुपये था एक्सचेंज रेट, आज 2 महीने भी नहीं हुए होंगे कि ये तकरीबन 30 रुपये नीचे चला गया। फिर हम महंगाई क्यों ना हो, बिल्कुल है, क्यों ना हो महंगाई। हर चीज़ जो आप बाहर से मंगाएंगे, चाहे वो तेल की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, डीजल की शक्ल में हो, खाने पीने की चीज़ें हो, पाम ऑयल हो, जो चीज़ आप मंगाएंगे उसकी कीमतें आसमान में पहुंची हुई होंगी, बिल्कुल होंगी। तो सर आपके बैरूनी कर्जों पर भी तो इसका फर्क पड़ेगा ना। इस वक्त बैरूनी कर्जे अगर 134 बिलियन डॉलर है, 1 रुपया एक्सचेंज रेट आप उसकी प्राइस बढ़ाते हैं तो 1 अरब आपका कर्जा बढ़ जाता है सर। 1 अरब नहीं मैडम, 1 अरब नहीं, 1 रुपया जब करेंसी नीचे जाता है तो 90 बिलियन का, 90 अरब का कर्जा बढ़ता है, 90 अरब का। तो आप देख रहे हैं, इसी 30 रुपया 30 टाइम्स 90 मल्टीप्लाई कर दें, 2700 अरब कर्जा ऐसे ही बढ़ गया विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। हम दोनों हाथों से इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, यकीन करें। और मैं समझा के थक गया हूं, लेकिन हमारी कौम ने ऐसा पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, चेहरे पे नकाब, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है हम दोनों हाथों से झिझोड़ कर अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। किसी दुनिया में इस तरीके से कर्जा बढ़ता है जिस तरीके से हमारे यहाँ बढ़ा है। दूसरा है आपका स्टेट बैंक जो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। यार बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट, आज ही मैं देख रहा था जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का एक बयान छपा हुआ ब्लूमबर्ग में न्यूज़ में कि अमेरिका में भी अभी कल जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए। वो कहता है इज ए नोबेल लॉरिएट, वर्ल्ड बैंक का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा है और दुनिया के मशहूर प्रोफेसरों में से है। वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर दुनिया में अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये बात मैं पिछले 4 साल से रज़ा बाकर और जूनियर रज़ा बाकर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। 1% डिस्काउंट रेट जब स्टेट बैंक बढ़ाता है, आज 250 बिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट आपका बढ़ जाता है। कितना रेवेन्यू आप कमाओगे? बढ़ जाता है, नो डाउट। सर ये बताइएगा सर, फिस्कल डेफिसिट जिस तरह हमारा बढ़ा है सर फिस्कल डेफिसिट हमारा जिस तरह बढ़ा है, तो ये मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से सब्सिडीज खत्म की हैं, तो सर ये फैसला फिर दुरुस्त है मौजूदा हुकूमत का? देखिए, उन्होंने 460 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस कर दिया था और उन्होंने सोर्सेज भी बता दिए थे कि यहाँ से हमें इतना पैसा मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, और हम ये जब तक हम दे सकते हैं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये फरवरी में उन्होंने फ्रीज किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अप्रैल के महीने में हम रिव्यू करेंगे इसको। मत भूलें कि उस वक्त एक्सचेंज रेट 178 रुपए के बराबर था, ठीक है ना। अब जब ये हुकूमत आई, 1 महीने तो नहीं बढ़ाया ना इन्होंने, तो वो कहाँ से खर्च कर रहे थे? वही जो पैसा आइडेंटिफाई करके गए थे पेशे वाली हुकूमत, उसी से कर रहे थे ना। लेकिन IMF ने कहा कि नहीं, तुम्हें सब्सिडी खत्म करनी होगी। तो बजाय इसके कि जाके उसके साथ बातचीत करें, उसको समझाएं, बताएं, हम जाके लेट गए। हमने जाके उनसे बिल्कुल एग्री कर लिया कि जी बिल्कुल जाते ही हम ये काम कर देंगे।
जब IMF में बताऊं आपको, लेकिन अगर कीमतें बढ़ाना ड्यू थी तो आपको लगता है कि फैसले में ताखीर की वजह से ये हुआ है? अगर ये सब कुछ करना था, IMF के मुआहदे के मुताबिक चलना था, जो नून लीग कहती है कि इतना सब अगर मैस हुआ है तो IMF से PTI की हुकूमत ने मुआहदा किया था। भाई हमने कोई मुआहदा नहीं किया था। और आपको पता है कि इमरान खान भी, तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है, जो हमने पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी, ये ज्यादा बोझ हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जून में अल्टीमेटली इनको भी सर ये करना पड़ना था। नहीं करना तो था, लेकिन उस वक्त वो देखते थे कि कितना करना है। वो तो कम से कम निगोशिएट तो कर रहे थे IMF से ना। ये तो जाकर बिल्कुल ही लेट गए, सरेंडर, टोटल सरेंडर, हाथ उठा दिया। जी आमाना सदकना, आप जो कहेंगे आप करेंगे। उन्होंने भी देख लिया कि यार ये तो बड़ी अच्छी टीम आ गई है, वो लगा के सब खत्म करो। अगर ये उस वक्त कर देते जिस वक्त आए थे, उस वक्त एक्सचेंज रेट कोई 178 या 180 के करीब था, तो इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ। ये जो डिले मतलब किया, अगर देर से फैसला ना करते, आपको पैसे मिल जाते, तो ये सारा मैस नहीं होता, ये मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर इन्होंने IMF से जाके ये एग्री कर लिया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इधर वजारत का ओहदा लिया और सीधे वाशिंगटन गए और जाके उन्होंने कहा कि बस हम जाते ही ये काम कर रहे हैं। उस वक्त गालिबन 180 रुपये था $1 के बराबर। उस वक्त अगर कर लेते तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। ये बढ़ा इसलिए है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता चला गया और अब ये आगे और बढ़ेगा। ये तो अभी तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि 2 डोज पहले लगे थे, अभी 2 बूस्टर लगने हैं। तो एक बूस्टर तो 15 तारीख को लग गया है, 31 जून को लगेगा बूस्टर, ठीक है ना। ये 260 के करीब पहुंचेगा। सर मजीद बढ़ना है? मरियम बीबी जो कह रही है कि ये 300 तक पेट्रोल जाना है, सर ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं इस चीज़ों के फोरकास्ट तो नहीं करता हूं, लेकिन जहां मैं ये बता सकता हूं कि जुलाई में, 1 जुलाई में ये 260 के करीब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो है, क्योंकि बजट में इन्होंने 750 अरब रखा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 रुपया फी लीटर ये लगाएंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो अगर ये पूरा का पूरा पास ऑन करेंगे, ये 300 क्या 400-500 पे भी जाएगा। तो इसका कोई, ये सब डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है, ठीक है। जब तक कि ये आप हमारा स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा सर? स्टेट बैंक के पास आपके पास क्या तजावीज़ है? स्टेट बैंक कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है? ये जब बच्चों को आप बड़े बड़े ओहदे पर बैठाएंगे तो यही होगा, ठीक है। ये मेरे मशवरे से ये कोई अमल नहीं करते हैं। अगर कर रहे होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो चीज़ मैं 4 साल से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, अगर ये कौम, ये चाहे पिछले वाली हुकूमत चाहे ये हुकूमत मेरी बातों पे अगर कुछ अमल करती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी है सबने। तो ये सर, अगर IMF जब हमें पैसे मिल जाते हैं इतना कुछ करने के बाद, तो हालात कुछ बेहतर होंगे? क्योंकि अभी तक तो चाइना से जो उम्मीद थी पैसे नहीं मिले, सऊदी अरब, कतर, ये सर कहीं से पैसे नहीं मिले, IMF से पैसे मिल जाते हैं, तो डू यू थिंक सर कि कुछ स्टेबल हो जाएगी इकोनॉमी? देखिए, पैसे से इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती है, पॉलिसीज़ के ज़रिए से स्टेबल होती है इकोनॉमी, नंबर 1। इस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ा के आप समझते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी? कि 20 दिन के अंदर में अगर 80 रुपये 85 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो क्या वो मोर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए काम किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें अभी सितंबर दूर है, सितंबर तक चीज़ों को मज़ीद हम ख़राब करेंगे। मेरे लफ्ज़ से गौर करें, ख़राब करेंगे। क्यों? To build a case for yet another 3 years of IMF program. फिर डॉक्टर अशफाक भी जो है वो कहेगा ये तो पागल आदमी है, चीखता रहता है। इस स्टेज पे आप IMF के बगैर चल सकते हैं? चलिए सर, आप मुझे ये बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, इस स्टेज पे आप IMF को छोड़ सकते हैं या इस स्टेज पर आप IMF के प्रोग्राम से निकल सकते हैं? आप IMF के प्रोग्राम से निकलकर आप सस्टेन कर सकेंगे अपनी इकोनॉमी को? मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ये हुकूमत कोई 4 साल के लिए नहीं बैठी हुई है सर।
अब ज्यादा से ज्यादा 1 साल, अगले साल इलेक्शंस होने हैं, तो इस 1 साल में आप समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम से निकल के ये चला पाएंगे? चलाए, इसी तरीके से चलने दें, बर्बाद हो जाएगा मुल्क। चलाए, अगर मुल्क को बर्बाद करना है चलाए, बिल्कुल चलाए, ठीक है ना। आखिर मैं 4 साल से क्या कह रहा हूं? सर हमें दूसरे ममालिक से पैसे, सर कोई मुल्क पैसे देने के लिए तैयार क्यों नहीं है सर? अब ये जरा इस चीज की तरफ आ जाएं सर। सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया है, चाइना हमें पैसे देता है, इस दूसरे ममालिक देते हैं, सर अभी हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहे? इस हुकूमत को पैसे क्यों नहीं मिल रहे? ये तो फॉरेन ऑफिस का सवाल है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, ये दो मुल्कों के ताल्लुकात का सवाल है। ये मेरे एरिया में तो नहीं आता है, मैं फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। यह आपको फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान ही बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारे दोस्त भी पीछे हट गए, वो आपको बताएंगे, वो बताएंगे। सही। सर एक आखिरी सवाल, सर ऑयल मार्केट कंपनीज के मार्जिन को कम करना चाहिए। एक अवाम ने भी जाहिर है एक अरसे तक अपने टैक्सेस के जरिए इनको पे बैक किया है कि ये चल सकें जब ये लॉस में जा रही थी, तो अब इनके मार्जिन को कम करने की जरूरत है सर? बिल्कुल रिव्यू करने की जरूरत है, बिल्कुल 100% रिव्यू करने की जरूरत है। एक कमेटी बनाए एक्सपर्ट्स की, अगर उस पर नाम चाहिए हो, आपके प्रोग्राम के जरिए से मैं पैगाम दे रहा हूँ, मैं 1-2 नाम भी दे दूंगा एक्सपर्ट्स का। मैं नहीं हूँगा उसमें, क्योंकि मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं देता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि कमेटी बनाए कि इस मार्जिन को रिव्यू किया जाए, तो बिल्कुल करना चाहिए। आपका आंसर जो है सवाल का कि क्या करना चाहिए, रिव्यू बिल्कुल करना चाहिए, और इसकी वक्त की ज़रूरत भी है। आपके कहने से जो मैं समझी हूं कि बजट के असल फिगर सामने आएंगे, असल नंबर सामने आएंगे जब आपकी निगोशिएशन कंप्लीट हो जाएंगी IMF के साथ और आप एग्री कर जाएंगे उनकी शराइत को। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल। इसमें आपके टैक्स के टारगेट जो है वो बदले जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर के टारगेट बदले जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा ये बजट। यानी कि जो बजट मुफ्ती इस्माइल साहब ने 10 जून को पेश किया पार्लियामेंट में, वो बजट नए माली साल की शक्ल नहीं देखेगी। सही। इट डिपेंड्स कि आपके IMF के साथ मुज़ाकरात कैसे चलते हैं, कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, उसके बाद बजट की नई शक्ल सामने आएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशार इशफाक हसन साहब मेरे साथ ही। नाज़िम मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, ये साजिश के बयानिए को लेकर फौज और तहरीक इंसाफ में एक तजाद सामने आ गया है। हमने देखा आपके प्रोग्राम में DGISPR ने ये वाज़ेह किया कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स की जो राय थी, उस राय की बुनियाद पर मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिले, साजिश नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ क्यों बार बार इस चीज को जबरदस्ती मनवाने में लगी हुई है कि साजिश हुई है, साजिश हुई है? इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। जहां तक सिक्योरिटी अमूर का ताल्लुक है, जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक बात कही जाएगी तो उस पर पूरी तवज्जो से गौर होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उसे कबूल भी करना चाहिए। तो ज़रूरी बात नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए या किसी कंट्रोवर्सी में उलझा जाए। तो तहरीक इंसाफ के जो दोस्त इस कंट्रोवर्सी में उलझ रहे हैं, सियासी मामलात से जोड़ी है, वो कह रहे हैं कि ये सियासी मामलात हैं, ये सियासतदानों को आप जो है ना वो हल करने दें। ये बात तो दुरुस्त है कि सियासी मामलात सियासतदानों को हल करने चाहिए और सियासी मामलात में किसी दूसरे अदारे को मदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना बहस में उलझना चाहिए। लेकिन ये मामला तो सियासी नहीं है ना। जब आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इसको ज़ेर बहस लाए और फिर इस पर बाकायदा रायज़नी वहाँ हुई और उसके बाद एक फैसला भी किया गया, तो अगर उस फैसले की इत्तला किसी को होती है
या उस डिस्कशन की बात होती है तो सियासी बात तो नहीं है। अब सियासी बात जो है, अब मामला तो बहुत आगे निकल गया, हम गया है सांप निकल अब लकीर पीटा कर। अब इतना उलझाव पैदा करने से तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आएगा और किसी दूसरे के हाथ में क्या आएगा। तो बेहतर होगा कि आगे की तरफ देखा जाए, आगे बढ़ा जाए और गैर जरूरी बहस तमीज से गुरेज किया जाए। असद उमर साहब भी इससे गुरेज करें और इमरान खान साहब से भी दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें। जो बात हो चुकी वो हो चुकी। अब वो उन्हें खुद एक अदालती कमीशन बनाना चाहिए था, जो वो नहीं बनाया, तो उन्होंने खुद मौका जो है वो हाथ से गंवा दिया। तो अब उसमें कुछ फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं है। अब उलझाव तो पैदा हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और इसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए, ओपन हियरिंग। ये बात तो खत्म हो गई ना, जब आप, ये तो अब बड़ी पुरानी बात हो गई, ये किस्सा माजी बन चुका। आप ये सारा एहतमाम तो खुद कर लेना चाहिए था ना इमरान खान साहब को। वो वजीर आजम थे, ये फैसला कर लेते, कमीशन बना देते, ओपन हियरिंग करा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब खुद नहीं किया तो अब कोई दूसरा क्यों करेगा और उनकी शराइत क्यों मानेगा और उनकी बात की तरफ तवज्जो क्यों देगा। अफवाज पाकिस्तान ने तो ये बात कही है कि उन्हें कोई इस पर एतराज नहीं है। अगर हुकूमत कोई इसका एहतमाम करना चाहती है तो कर ले, लेकिन हुकूमत तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की है जो मुखालिफ है इमरान खान साहब के। तो जो काम इमरान खान साहब ने खुद नहीं किया तो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए क्यों करेंगे और उनकी बात पर तवज्जो क्यों देंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें और बहुत से मसाइल हैं, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। खान साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। अभी ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, उनकी तैयारी करें, फिर आम इंतखाबात की तैयारी करें। उनका एक बड़ा हल्का असर है, एक बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनकी बात सुनते हैं, उस पर यकीन करते हैं। तो उनको चाहिए कि उनकी हिफाजत करें, उनको सरगर्म रखें और उनको वोट तक लेके जाएं और अपनी ताकत जो है वो वोट के जरिए इसका इजहार करें। तो क्यों इसको जाया करने की क्या जरूरत है अपनी तवानाई को। लेकिन शामी साहब, आप समझते हैं कि ये अवाम साजिशी बयानिए को लेकर इफेक्ट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक चीज जिसने इस अवाम को इफेक्ट किया है और बड़े बुरे तरीके से झंझोड़ा है सर, वो है आज की महंगाई। मौजूदा हुकूमत इन चैलेंजेस के साथ आपको लगता है 1 साल कामयाबी से गुजार सकती है? आप नहीं समझते कि इन्हें पॉलिटिकली अगले इलेक्शंस में एक भारी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है इसकी? सर देखें, हुकूमत तो अगली हो या पिछली हो, हुकूमत तो गई भाड़ में। हमें रियासत की फिक्र करनी चाहिए। इस वक्त जो बहरान है वो रियासती बहरान है। और जब इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे उस वक्त उनकी अपोजिशन जो थी, उनके दरमियान कोई ताल्लुकात कार कायम नहीं हो सके। और आज की जो अपोजिशन है उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान भी ताल्लुकात कार कायम नहीं है। उन दोनों को गौर करना चाहिए। ये गुज़श्ता कई अशरों से हम जो बेएहतियाती करते रहे हैं, हम जो खर्चे बढ़ाते रहे हैं, हम जो अपनी आमदन जो है उससे ज़्यादा अखराजात करते रहे हैं, तो उसका नतीजा वह हमारे सामने है। हमें कब्र हिम्मत कसना है, मुश्किल हालात का सामना करना है। दुनिया की कोई हुकूमत आ जाए, जो पेट्रोल है वो बैनुल क़ौमी मंडी से कम कीमत पर नहीं बेच सकेगी। महंगाई आएगी, बिजली भी महंगी होगी, तेल भी महंगा होगा। तो मुकाबला करने के लिए सकत पैदा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये आजमाइश का अरसा मुख्तसर हो। इसके लिए हम सबको कौमी सतह पर बैठकर गौर ख़ौस करना चाहिए, सर जोड़ना चाहिए। ये किसी हुकूमत का मसला नहीं है, ना हुकूमत बदलने से ये मामला टलेगा। ये टलेगा, हिम्मत से टलेगा, मेहनत से टलेगा और वक्त लेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।